महिमा, जिसने कम उम्र में अपने पति सौरभ को एक दर्दनाक हादसे में खो दिया। सौरभ की मौत के बाद महिमा के सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो अपनी मॉडलिंग के सुनहरे सपनों के पीछे भागती या फिर सौरभ के बूढ़े बीमार माता पिता और उसकी डूबती हुई लकड़ी की कंपनी को संभालती। महिमा ने फर्ज का रास्ता चुना, लेकिन इस मुश्किल सफ़र में उसका सामना सिर्फ घाटे से नहीं बल्कि अपनों के भेष में छुपे उस गद्दार से भी होने वाला था, जिसने उनके पूरे परिवार को तबाह करने की साजिश रची थी। जब एक तरफ बर्बादी की खाई थी और दूसरी तरफ एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया जो पूरी दुनिया बदल सकता था, तब महिमा की जिंदगी में एंट्री होती है राहुल की। क्या महिमा अपने पति के कातिल और बिजनेस के गद्दार का पर्दाफाश कर पाएगी? क्या राहुल का वो अनोखा एआई बिना बिजली वाला दरवाज़ा इस बिखरे हुए परिवार की किस्मत बदल पाएगा? जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बनारस के घाटों पर सुबह की धूप जब गंगा की लहरों से टकराती थी तो ऐसा लगता था मानो पानी पर किसी ने सोना बिखेर दिया हो। इसी शहर के एक प्रतिष्ठित इलाके में दो पुराने दोस्त सुधीर और महेंद्र का बसेरा था। दोनों की दोस्ती कॉलेज के दिनों से ही थी, जो वक्त के साथ और गहरी होती चली गई। सुधीर स्वभाव से थोड़े गंभीर और दूरदर्शी थे, जबकि महेंद्र हमेशा जिंदा दिल और व्यवहारिक इंसान थे। समय का चक्र बदला और दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। सुधीर ने बनारस में कीमती लकड़ियों जैसे सागौन, शीशम और चंदन का एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया। उनकी कंपनी सुधीर टिम्बर्स का नाम पूरे प्रदेश में सम्मान से लिया जाता था। वहीं महेंद्र डीएलडब्ल्यू में सरकारी नौकरी चुन लेते हैं और अपनी सादगी भरी जिंदगी में खुश रहते हैं। अब सुधीर की उम्र काफ़ी हो चुकी थी। पिछले कुछ महीनों से उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। डॉक्टरों ने उन्हें दिल की बीमारी बताई थी और पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी थी। सुधीर को अपनी सेहत से ज़्यादा चिंता अपने इकलौते बेटे सौरभ की थी। सौरभ ने हाल ही में अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी की थी और अपने पिता के बिजनेस को पूरी तरह से संभाल लिया था। सौरभ न केवल दिखने में हैंडसम था बल्कि दिल का भी बेहद साफ और संस्कारी लड़का था। एक शाम सुधीर अपने बरामदे में बैठे लगातार खांस रहे थे। उनके पास ही उनका बेटा सौरभ बैठा कुछ फाइलें देख रहा था। सौरभ बेटा, सुधीर ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बिजनेस तो तुम संभाल लोगे, मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन मेरी ढलती उम्र और इस गिरते शरीर का कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तुम्हारा घर बस जाए। सौरभ ने पिता का हाथ थामते हुए कहा, पापा, आप अपनी सेहत की चिंता कीजिए। शादी की क्या जल्दी है, पहले आप पूरी तरह ठीक हो जाइए। नहीं बेटा, सुधीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे अब एक ऐसी लड़की चाहिए जो इस घर को संभाल सके और तुम्हें एक सच्चा जीवन साथी मिल सके। उसी रात सुधीर को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। महेंद्र खबर मिलते ही भागे भागे अस्पताल पहुँचे। आईसीयू के बाहर दोनों दोस्त मिले। सुधीर ने महेंद्र का हाथ पकड़ लिया और कहा, महेंद्र, हमारी दोस्ती को क्या हम एक पवित्र रिश्ते में नहीं बदल सकते? मुझे तुम्हारी बेटी महिमा बहुत पसंद है। मैं अपने बेटे सौरभ के लिए उसका हाथ मांगता हूँ। महेंद्र भावुक हो गए। वे जानते थे कि सौरभ एक हीरा है। आज के ज़माने में ऐसा संस्कारी और समझदार लड़का मिलना मुश्किल था। महिमा की उम्र अभी थोड़ी कम थी, वह अभी कॉलेज के आखिरी साल में थी, लेकिन सुधीर की हालत देखकर
और सौरभ की अच्छाई को जानते हुए महेंद्र ने तुरंत इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। उन्होंने कहा, सुधीर, मुझे इससे ज़्यादा खुशी और क्या होगी कि मेरी बेटी तुम्हारे घर की लक्ष्मी बनेगी। जब महिमा को इस बात का पता चला तो वह एक अजीब कश्मकश में पड़ गई। महिमा बेहद खूबसूरत, लंबी और चुलबुली लड़की थी। बचपन से ही उसका एक सपना था, मॉडलिंग की दुनिया में अपना नाम कमाना। उसने कॉलेज में कई रैंप वॉक जीते थे। उसे डर था कि शादी के बाद उसके ससुराल वाले रूढ़िवादी हो सकते हैं और शायद उसे मॉडलिंग करने की इजाज़त न दें। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। अगर शादी के बाद उन्होंने मुझे रोक दिया तो? महेंद्र ने महिमा को समझाया, बेटी, सौरभ बहुत ही खुले विचारों का लड़का है, तू एक बार उससे बात तो कर। शादी से पहले एक रेस्टोरेंट में सौरभ और महिमा की मुलाकात करवाई गई। महिमा थोड़ी हिचकिचा रही थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर सौरभ से सीधे कहा, सौरभ जी, मैं इस शादी के लिए मना नहीं कर रही, क्योंकि मेरे पापा आपकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन मेरा एक सपना है, मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ। क्या शादी के बाद आप मुझे इसकी इजाज़त देंगे? सौरभ महिमा की साफ गोई देखकर मुस्कुराया। उसने महिमा की आंखों में देखा और कहा, महिमा, शादी का मतलब किसी के सपनों को पिंजरे में कैद करना नहीं होता। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करने में तुम्हारी मदद करूँगा। तुम जो करना चाहती हो शौक से करो। सुधीर टिम्बर्स का मालिक अपनी पत्नी का सबसे बड़ा फैन बनेगा। सौरभ की इस बात ने महिमा का दिल जीत लिया। उसे लगा कि उसे सिर्फ एक पति नहीं बल्कि एक सच्चा दोस्त मिल गया है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। महिमा विदा होकर सुधीर के घर आ गई। शुरुआत के कुछ महीने किसी खूबसूरत सपने जैसे थे। सौरभ वाकई बहुत सपोर्टिव था। वह महिमा के पोर्टफोलियो के लिए अच्छे फोटोग्राफर्स का इंतजाम करता और हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाता। सुधीर अपनी बहू को घर में देखकर बहुत खुश थे। महिमा भी अपने ससुर और सास की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। वह सुबह उठकर सुधीर जी की दवाइयों का ध्यान रखती थी, फिर अपने मॉडलिंग के असाइनमेंट के लिए जाती थी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। सौरभ का लकड़ियों का बिजनेस बहुत तेजी से फैल रहा था। उनकी कंपनी सुधीर टिम्बर्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए थे। इस पूरे बिजनेस में सौरभ का सबसे बड़ा मददगार था उसका मैनेजर सतीश। सतीश सिर्फ एक मैनेजर नहीं था, बल्कि वह सौरभ का कॉलेज का दोस्त भी था। जब सौरभ ने कॉलेज खत्म करके पिता के बिजनेस को पूरी तरह अपने हाथ में लिया था, तब से सतीश साये की तरह उसके साथ रहता था। सतीश को बिजनेस की हर छोटी बड़ी बात पता थी। वह सुधीर जी का भी बहुत वफादार बन गया था। घर का कोई भी फंक्शन हो, सतीश हमेशा आगे बढ़कर काम संभालता था। सौरभ भाई, सतीश ने एक दिन ऑफिस में कहा, इस बार जो मलेशियन शीशम की डील होने वाली है, अगर वो फाइनल हो गई तो हमारी कंपनी का टर्नओवर दुगना हो जाएगा। सौरभ ने सतीश के कंधे पर हाथ रखा। सतीश, तुम सिर्फ मेरे मैनेजर नहीं हो, मेरे भाई हो। अगर ये डील हुई तो कंपनी का एक हिस्सा तुम्हारे नाम का होगा। सतीश ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे सौरभ भांप नहीं पाया। एक शाम बनारस में तेज बारिश हो रही थी। सौरभ को शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर एक बड़ी लकड़ी की फैक्ट्री का मुआयना करने जाना था। सतीश ने उससे कहा था, सौरभ भाई, वहाँ कुछ लेबर का इश्यू चल रहा है,
आपका जाना जरूरी है। मैं भी साथ चलता, लेकिन मुझे यहाँ क्लाइंट्स की मीटिंग संभालनी है। सौरभ ने कहा, कोई बात नहीं सतीश, मैं अकेले ही हो आता हूँ। जाने से पहले सौरभ ने महिमा को फ़ोन किया। महिमा, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, थोड़ा लेट हो जाऊँगा। तुम पापा की दवाइयाँ टाइम पर दे देना। और हाँ, आज तुम्हारा जो मॉडलिंग का रिजल्ट आने वाला था उसका क्या हुआ? महिमा ने चहकते हुए कहा, सौरभ, मेरा सिलेक्शन मिस यूपी के ऑडिशन के अगले राउंड के लिए हो गया है। वाह, मुझे पता था मेरी पत्नी कमाल करेगी। मैं रात को आकर सेलिब्रेट करूँगा। आई लव यू, सौरभ ने खुश होते हुए कहा। आई लव यू टू, संभल कर जाना, महिमा ने कहा। लेकिन उसे क्या पता था कि यह सौरभ की आखिरी आवाज़ थी जो उसने सुनी थी। रात के करीब 11 बजे जब सौरभ अपनी एसयूवी कार से नेशनल हाईवे पर लौट रहा था, अचानक एक मोड़ पर सामने से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने उसकी कार को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परछक्के उड़ गए और वह सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। ट्रक ड्राइवर टक्कर मारते हुए वहां से ट्रक लेकर फरार हो गया। जब पुलिस ने सौरभ का फ़ोन बरामद किया और घर पर सूचना दी तो सुधीर के घर में कोहराम मच गया। महिमा बदहवास हालत में अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने सौरभ को ब्रॉड डेड अस्पताल लाने से पहले ही मृत घोषित कर दिया। यह खबर सुनते ही सुधीर जी को दिल का दौरा पड़ गया और वो आईसीयू में भर्ती हो गए। महिमा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी मांग का सिंदूर उजड़ चुका था। जिस पति ने कुछ घंटे पहले उसकी कामयाबी पर खुश होकर आई लव यू कहा था, वह अब सफ़ेद कफन में लिपटा हुआ था। महिमा का रो रो कर बुरा हाल था। महेंद्र और उनकी पत्नी अपनी बेटी की यह हालत देखकर तड़प उठे। सौरभ के अंतिम संस्कार के बाद सुधीर जी अस्पताल से घर तो आ गए, लेकिन वे पूरी तरह से टूट चुके थे। उनका शरीर लकवाग्रस्त जैसा हो गया था और वे चलने फिरने में असमर्थ थे। सौरभ की माँ दिन रात रोती रहती थी। पूरे घर में मातम छाया हुआ था। अब महिमा के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। एक तरफ उसका टूट चुका परिवार था, बीमार सास ससुर थे, और दूसरी तरफ उसका मॉडलिंग का सपना। महिमा ने एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद किया, सौरभ के उस मुस्कुराते चेहरे को याद किया और एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने सारे मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द कर दिए। उसने तय किया कि वह अब अपने सौरभ के माता पिता की सेवा करेगी और उनके खून पसीने से खड़े किए गए बिजनेस को संभालेगी। लेकिन समस्या यह थी कि महिमा को बिजनेस का बी भी नहीं आता था। उसे नहीं पता था कि लकड़ियों की नाप जोख कैसे होती है, कौन सा टेंडर कैसे पास कराया जाता है। ऐसे मुश्किल समय में सतीश मसीहा बनकर सामने आया। वह रोज सुबह सुधीर जी के घर आता, महिमा को ढांढस बंधाता और ऑफिस का सारा काम खुद देखता। सौरभ की मौत के बाद कई क्लाइंट्स ने अपने ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए थे, जिससे कंपनी अचानक भारी घाटे में चली गई। बैंक के लोन की किस्तें बाकी थी। एक दिन ऑफिस में सतीश ने महिमा के सामने कुछ पेपर्स रखे। भाभी जी, कंपनी की हालत बहुत ख़राब है। सौरभ भाई के जाने के बाद मार्केट में हमारी साख कमज़ोर हो गई है। इस महीने हमारे पास स्टाफ को सैलरी देने के भी पैसे नहीं बचे हैं। महिमा परेशान हो गई। सतीश जी, अब क्या होगा? अगर स्टाफ चला गया तो कंपनी बंद हो जाएगी। पापा यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सतीश ने बहुत ही सहानुभूति दिखाते हुए कहा, भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए। सौरभ मेरा भाई था।
जब तक कंपनी इस संकट से बाहर नहीं निकल जाती मैं बिना सैलरी के काम करूँगा। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है अभी, मुझे अपने भाई का सपना बचाना है। जब यह बात सुधीर जी और महेंद्र को पता चली तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। महेंद्र ने कहा, आज के कलयुग में सतीश जैसा वफादार और नेक दिल इंसान मिलना भगवान के मिलने जैसा है। सौरभ ने वाकई एक सच्चा दोस्त कमाया था। महिमा भी सतीश पर अंधा विश्वास करने लगी। वह हर फैसले से पहले सतीश की राय लेती, लेकिन सतीश की इस निस्वार्थ सेवा के पीछे एक बहुत ही गहरी और खौफनाक साजिश छिपी थी, जिससे महिमा पूरी तरह अनजान थी। दरअसल कंपनी का घाटा कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि सतीश जानबूझकर ऑर्डर्स को अपनी गुप्त सह कंपनियों की तरफ डाइवर्ट कर रहा था, ताकि सुधीर टिम्बर्स पूरी तरह कंगाल हो जाए और वह इसे कौड़ियों के दाम खरीद सके। दिन बीतते गए, लेकिन कंपनी की हालत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। महिमा खुद को साबित करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। वह बिजनेस की बारीकियां सीख रही थी, लेकिन अनुभव की कमी के कारण हर कोशिश नाकाम हो रही थी। इसी बीच दिल्ली के प्रगति मैदान में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एंटीक वुडन फर्नीचर एंड इंटीरियर एक्सपो आयोजित किया गया। सतीश ने महिमा को सुझाव दिया, भाभी जी, आपको इस एक्सपो में जाना चाहिए। वहाँ दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और इनोवेटर्स आते हैं। शायद वहाँ हमें कोई नया क्लाइंट्स या कोई ऐसा आइडिया मिल जाए जो हमारी कंपनी को घाटे से उबार सके। महिमा ने सतीश की बात मान ली और दिल्ली आ गई। एक्सपो बहुत बड़ा था। चारों तरफ एक से बढ़कर एक आलीशान फर्नीचर, नक्काशीदार दरवाजे और मॉडर्न होम डेकोर की चीज़ें सजी हुई थी। महिमा हर स्टॉल पर जा रही थी, लेकिन उसे कुछ ऐसा नहीं मिल रहा था जो उसकी कंपनी की डूबती नैया को पार लगा सके। घूमते घूमते वह एक्सपो के एक सुदूर कोने में बने स्टार्टअप जोन की तरफ निकल गई। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। अचानक उसकी नज़र एक स्टॉल पर पड़ी, जहाँ एक नौजवान लड़का बड़े ही जोश के साथ कुछ लोगों को एक दरवाजे का मॉडल दिखा रहा था। उस लड़के के चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास और आंखों में एक चमक थी। उसके स्टॉल के ऊपर लिखा था, फ्यूचर गेट्स, एआई विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। महिमा उत्सुकतावश उस स्टॉल के पास जाकर खड़ी हो गई। वह लड़का राहुल था। राहुल एक मैकेनिकल इंजीनियर था, जिसने अपनी खुद की मेहनत और रिसर्च से एक बेहद क्रांतिकारी प्रोडक्ट तैयार किया था। राहुल वहां खड़े कुछ इन्वेस्टर्स को समझा रहा था, सर, यह सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं है, यह सुरक्षा की एक नई परिभाषा है। यह पूरी तरह से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। यह घर के मालिकों के चेहरे को पहचानता है, वॉइस कमांड पर काम करता है और चोरों को घुसने पर अलार्म बजा देता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बिना बिजली के चलता है। एक इन्वेस्टर ने हंसते हुए पूछा, बिना बिजली के एआई कैसे चल सकता है भाई? क्या मजाक कर रहे हो? राहुल ने बिल्कुल शांत रहकर जवाब दिया, सर, यह कोई मजाक नहीं। इसके अंदर हमने एक विशेष काइनेटिक एनर्जी हार्वेस्टिंग और एक एडवांस लिथियम सॉलिड बैटरी का इस्तेमाल किया है। जब भी यह दरवाज़ा खुलता या बंद होता है तो इस मोशन से यह खुद अपनी बिजली पैदा करता है। इसकी बैटरी को अगर आप एक बार चार्ज कर दें तो यह बिना बिजली के पूरे 1 साल तक काम कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, अगर घर में आग लग जाए या कोई शॉर्ट सर्किट जैसी इमरजेंसी हो तो यह दरवाज़ा कभी जाम या लॉक नहीं होगा।
यह ऑटोमेटिकली सेफ्टी मोड में आकर खुल जाएगा ताकि अंदर फंसे लोग सुरक्षित बाहर निकल सके। इसके लिए किसी पावर बैकअप की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टर्स प्रभावित तो हुए, लेकिन उन्होंने कहा आइडिया अच्छा है, लेकिन इस पर बड़े पैमाने पर काम करने के लिए बहुत फंड की ज़रूरत होगी। अभी मार्केट इसके लिए तैयार नहीं है। यह कहकर वे वहाँ से चले गए। राहुल का चेहरा थोड़ा उतर गया। वह इस एक्सपो में अपने इसी बिजनेस आइडिया के लिए फंड जुटाने आया था। उसके पास विजन बहुत बड़ा था, तकनीक शानदार थी, लेकिन जेब खाली थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने इस बेहतरीन आइडिया का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर सके और इसे लोगों तक पहुंचा सके। दोपहर में लंच ब्रेक हुआ। महिमा एक्सपो के फूड कोर्ट में बैठी कॉफ़ी पी रही थी। उसने देखा कि राहुल भी पास ही एक टेबल पर बैठा बेहद निराश होकर अपनी फाइलों को देख रहा था। महिमा से रहा नहीं गया। वह अपनी कॉफ़ी का कप उठाकर राहुल के टेबल के पास गई। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? महिमा ने शालीनता से पूछा। राहुल ने चौंक कर ऊपर देखा और संभलते हुए कहा, जी बिल्कुल, प्लीज़ बैठिए। महिमा ने बैठते हुए कहा, मैं थोड़ी देर पहले आपके स्टॉल पर थी। आपका वो एआई बिना बिजली वाला दरवाज़ा का आइडिया मुझे बेहद शानदार लगा। सच कहूँ तो पूरे एक्सपो में इससे ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ मैंने नहीं देखी। राहुल के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आई। थैंक यू सो मच, लेकिन अफसोस इन्वेस्टर्स को सिर्फ तुरंत मिलने वाला मुनाफा दिखता है, इनोवेशन नहीं। मेरे पास इस आइडिया का पूरा ब्लूप्रिंट और वर्किंग प्रोटोटाइप तैयार है, लेकिन इसे मार्केट में लॉन्च करने के लिए मेरे पास फंड नहीं है। अगर मुझे सही पार्टनर नहीं मिला तो मेरा यह सपना सिर्फ फाइल में ही सिमट कर रह जाएगा। महिमा ने गहरी सांस ली और कहा, राहुल, सपने जब टूटते हैं तो बहुत दर्द होता है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। मेरा नाम महिमा है और मैं सुधीर टिम्बर्स नाम की कंपनी संभालती हूँ। महिमा ने राहुल को अपने बारे में बताया कि कैसे उसके पति सौरभ का बड़ा सपना था, लेकिन एक हादसे में उनकी मौत हो गई और अब उनकी कंपनी भारी घाटे में चल रही है। महिमा ने कहा, राहुल, मेरे पास भी अभी तुम्हें देने के लिए बहुत सारा पैसा या फंड नहीं है। हमारी खुद की कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकती हूँ, मुझे तुम्हारे इस विजन पर पूरा भरोसा है। तुम्हारी आंखों में मुझे वही सच्चाई और जुनून दिखता है जो कभी मेरे पति सौरभ की आंखों में हुआ करता था। वह भी हमेशा कुछ नया, कुछ क्रांतिकारी करना चाहते थे। राहुल महिमा की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसे महसूस हुआ कि महिमा केवल एक बिजनेस वूमन नहीं है, बल्कि एक बेहद संवेदनशील और साफ दिल की इंसान है। महिमा जी, राहुल ने कहा, पैसे तो आज नहीं तो कल आ जाएंगे, लेकिन एक ऐसा पार्टनर मिलना जो आपके विजन पर भरोसा करे बहुत मुश्किल होता है। अगर आप साथ दें तो हम मिलकर इस प्रोडक्ट को दुनिया के सामने ला सकते हैं। महिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मिलकर कोशिश करते हैं। अपना सपना न सही, किसी और का सपना पूरा करने में मदद तो कर ही सकती हूँ। दिल्ली से लौटकर महिमा सीधे अपने ऑफिस पहुंची। उसने तुरंत सतीश को अपने केबिन में बुलाया और राहुल के उस एआई दरवाजे के बारे में सब कुछ बताया। महिमा बहुत उत्साहित थी। सतीश जी, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। अगर हम राहुल के इस आइडिया में इन्वेस्ट करते हैं और उसके पार्टनर बनते हैं तो सुधीर टिम्बर्स का नाम पूरी दुनिया में चमकेगा। यह दरवाज़ा हमारे घाटे को पूरी तरह खत्म कर सकता है। सतीश ने महिमा की बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे के भाव कड़े हो गए। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था।
अगर सुधीर टिम्बर्स इस बड़े प्रोजेक्ट से मुनाफे में आ जाती है तो उसका कंपनी को हड़पने का प्लान फेल हो जाएगा। सतीश ने तुरंत विरोध करते हुए कहा, भाभी जी, आप होश में तो हैं? हमारी कंपनी पहले से ही कर्ज में डूबी हुई है। हमारे पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं हैं और आप एक अनजान लड़के के हवाई आइडिया पर करोड़ों का दांव लगाने की बात कर रही हैं। यह सरासर पागलपन है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। मैं कंपनी का मैनेजर होने के नाते आपको ऐसे आत्मघाती फैसले लेने की इजाज़त नहीं दे सकता। महिमा ने सतीश को समझाने की बहुत कोशिश की। सतीश जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। बिजनेस में कभी कभी बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। मुझे उस लड़के के विजन पर पूरा भरोसा है। लेकिन सतीश अड़ा रहा। नहीं भाभी जी, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए कभी हामी नहीं भरूंगा। महिमा को सतीश का यह अड़ियल रवैया थोड़ा अजीब लगा। जो सतीश हमेशा उसकी हर बात मानता था, वह आज इतना आक्रामक क्यों हो रहा था? महिमा ने अपनी आवाज़ में थोड़ा कड़ापन लाते हुए कहा, सतीश जी, मैं आपकी चिंता समझती हूँ, लेकिन भूलिए मत, इस कंपनी की ओनर मैं हूँ। सौरभ के बाद यह फैसला लेने का हक मेरा ही है। मैंने तय कर लिया है कि हम राहुल के साथ डील करेंगे तो करेंगे। सतीश ने जब देखा कि महिमा पीछे हटने वाली नहीं है तो उसने अपना पैतरा बदल दिया। उसने सोचा कि अगर वह ज़्यादा विरोध करेगा तो महिमा को उस पर शक हो सकता है। उसने नकली मुस्कान लाते हुए कहा, ठीक है भाभी जी, अगर आपको उस पर इतना ही भरोसा है तो मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूँ। आखिर मैं तो सिर्फ एक सेवक ही हूँ। महिमा ने राहुल को बनारस बुला लिया। दोनों के बीच एक ऑफिशियल पार्टनरशिप डीड साइन हुई। राहुल को सुधीर टिम्बर्स का चीफ टेक्निकल ऑफिसर CTO बनाया गया। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी फंड का इंतजाम करना। महिमा ने हार नहीं माना। उसने अपनी कंपनी के कुछ बचे हुए फिक्स डिपॉजिट्स तोड़े। इसके अलावा सौरभ के समय की कुछ मित्र कंपनियां थीं जो सौरभ की बहुत इज्जत करती थी। महिमा खुद उन कंपनियों के मालिकों से मिली, उन्हें राहुल का प्रोजेक्ट दिखाया और अपनी व्यक्तिगत गारंटी पर उनसे राहुल के आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए लोन और फंड जुटाए। राहुल और महिमा दिन रात एक करके काम करने लगे। राहुल ने फैक्ट्री के एक हिस्से में अपनी लैब बनाई और दरवाजे के फाइनल कमर्शियल मॉडल को तैयार करने में जुट गया। दोनों ने मिलकर इस अनोखे दरवाजे के पेटेंट के लिए भी ऑनलाइन और ऑफलाइन सारे पेपर्स तैयार करके लॉ फर्म के जरिए अप्लाई कर दिया। उन्होंने तय किया कि आने वाले 3 महीने के बाद यानी 15 अक्टूबर को वे एक भव्य इवेंट में इस प्रोजेक्ट को मार्केट में लॉन्च करेंगे। लॉन्च की तारीख नज़दीक आ रही थी। राहुल और महिमा की मेहनत रंग ला रही थी। प्रोडक्ट का फाइनल प्रोडक्शन वर्जन तैयार हो चुका था। महिमा ने मीडिया और बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स को इनविटेशन कार्ड भेज दिए थे। चारों तरफ एक सकारात्मक माहौल था। महिमा को लग रहा था कि अब उसके परिवार के अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लॉन्चिंग डेट से ठीक 10 दिन पहले यानी 5 अक्टूबर को सुबह जब महिमा ने अखबार खोला और टीवी ऑन किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। टीवी पर एक बड़ी न्यूज़ फ्लैश हो रही थी। इंटीरियर इंडस्ट्री में महा धमाका। नेक्सस वुड्स लिमिटेड ने लॉन्च किया दुनिया का पहला बिना बिजली से चलने वाला AI दरवाज़ा। महिमा ने बदहवास होकर राहुल को फ़ोन किया। राहुल भी टीवी के सामने स्तब्ध खड़ा था। स्क्रीन पर नेक्सस वुड्स का मालिक, जो कि सुधीर टिम्बर का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था, बड़े गर्व से उसी दरवाजे का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था।
वह हूबहू वही दरवाज़ा था, वही फीचर्स, वही काइनेटिक एनर्जी तकनीकी, वही 1 साल का बैटरी बैकअप और वही फायर सेफ्टी इमरजेंसी मोड। यहाँ तक कि दरवाजे का डिजाइन और एआई का इंटरफेस भी बिल्कुल सेम टू सेम था। राहुल तुरंत महिमा के ऑफिस पहुंचा। वह गुस्से और हताश से कांप रहा था। उसने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है महिमा? यह डिजाइन, यह कोड, यह पूरी तकनीक सिर्फ मेरे दिमाग में थी और मेरे लैपटॉप में थी। यह चोरी कैसे हो गई? नेक्सस वुड्स को इसके बारे में कैसे पता चला? हमारा पूरा प्लान बर्बाद हो गया। महिमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल, मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारे ऑफिस से कोई भी जानकारी बाहर कैसे जा सकती है? हमने तो सब कुछ इतना सीक्रेट रखा था। नेक्सस वुड्स ने उनके ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिया था, जिससे राहुल और महिमा का पूरा प्रोजेक्ट कानूनी और व्यवहारिक रूप से डंप हो गया। जिन मित्र कंपनियों ने महिमा के कहने पर पैसे लगाए थे, वे घबरा गईं और उन्होंने महिमा पर अपने पैसे वापस करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। महिमा और राहुल एकदम टूट से गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे अब क्या करें। उनकी महीनों की मेहनत, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट और सुधीर टिम्बर्स की बची खुची साख, सब कुछ एक पल में स्वाहा हो चुका था। इस गहरे संकट के बीच महिमा की कंपनी को संभालने वाली लॉ फर्म शर्मा एंड एसोसिएट्स के सीनियर वकील मिस्टर शर्मा ने उन्हें अपने केबिन में बुलाया। महिमा बेटा और राहुल, मुझे पता है कि स्थिति बहुत खराब है, मिस्टर शर्मा ने कहा, लेकिन हम ऐसे हार नहीं मान सकते। राहुल के पास इस तकनीक की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और कोडिंग के प्रूफ हैं। हमने नेक्सस वुड्स से पहले पेटेंट के लिए अप्लाई किया था। हमें तुरंत नेक्सस वुड्स पर पेटेंट उल्लंघन का केस दर्ज करना चाहिए। अगर हम कोर्ट में यह साबित कर दें कि यह तकनीक राहुल की है, तो कोर्ट उनके प्रोडक्ट पर बैन लगा देगी और हमें भारी हर्जाना मिलेगा। राहुल की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। हाँ सर, हमारे पास सारे प्रूफ हैं, हम केस करेंगे। महिमा और राहुल ने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई और नेक्सस वुड्स के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर दिया। यह मामला बनारस की कॉमर्शियल कोर्ट में गया। जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई तो शुरुआत की कई सुनवाइयों में महिमा और राहुल को करारे झटके लगे। नेक्सस वुड्स के वकील बहुत महंगे और शातिर थे। उन्होंने कोर्ट में ऐसे पेपर्स पेश किए जो यह दिखाते थे कि उनकी कंपनी पिछले 2 साल से इस तकनीकी पर काम कर रही थी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कोर्ट ने दोनों पक्षों के पेटेंट एप्लीकेशन के स्टेटस की कॉपी मंगवाई। सत्र के दौरान न्यायाधीश ने कहा, नेक्सस वुड्स लिमिटेड का पेटेंट एप्लीकेशन स्वीकृत हो चुका है और उन्हें पेटेंट नंबर भी अलॉट कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ वादी यानी सुधीर टिम्बर्स और राहुल का पेटेंट एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग स्टेटस में है। राहुल ने कोर्ट में चिल्लाकर कहा, माय लॉर्ड, यह नामुमकिन है। मैंने नेक्सस वुड्स से कम 3 महीने पहले पेटेंट के लिए अप्लाई किया था। मेरा एप्लीकेशन पहले प्रोसेस होना चाहिए था। जज ने फटकार लगाते हुए कहा, मिस्टर राहुल, कोर्ट जज्बात पर नहीं कागजात पर चलती है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक आपका एप्लीकेशन अभी भी अटका हुआ है। जब कोर्ट रूम से बाहर आकर राहुल और मिस्टर शर्मा ने पेटेंट ऑफिस के ऑनलाइन पोर्टल और रिकॉर्ड की छानबीन की तो पता चला कि राहुल की पेटेंट फाइल विभाग के किसी कोने में पड़ी धूल खा रही थी। उसे जानबूझकर आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया था, जबकि नेक्सस वुड्स की फाइल रातों रात पास हो गई थी। महिमा को लगने लगा कि वे यह केस बुरी तरह हार जाएंगे। वे पूरी तरह से चारों तरफ से घिर चुके थे। इन सब अदालती चक्करों के बीच महिमा ने एक और चीज नोटिस करना शुरू की।
पिछले कुछ हफ्तों से सतीश का व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था। जो सतीश पहले रोज सुबह घर आकर सुधीर जी की तबीयत पूछता था, वह अब हफ्तों तक गायब रहता था। जब वह ऑफिस आता तो उसके चेहरे पर दुख या चिंता की बजाय एक अजीब सा अहंकार और अकड़ दिखाई देती थी। वह महिमा से सीधे मुंह बात नहीं करता था। एक दिन महिमा कोर्ट की तारीख के बाद शाम को बिना बताए ऑफिस लौट आई, क्योंकि वह अपनी कुछ जरूरी फाइलें भूल गई थी। जब वह सतीश के केबिन के पास से गुजरी तो उसने देखा कि केबिन का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर सतीश किसी से फ़ोन पर बहुत हंस हंस कर बात कर रहा था। महिमा वहीं रुक गई और ध्यान से सुनने लगी। अरे सर, आप चिंता क्यों करते हैं? सतीश फ़ोन पर कह रहा था। वो कोर्ट में जितने चाहे हाथ पैर मार लें, कुछ नहीं होने वाला। पेटेंट ऑफिस वाला काम तो मैंने खुद बैठकर करवाया था। राहुल की फाइल पर ऐसी लाल स्याही फिराई है कि वो अगले 5 साल तक ऊपर नहीं आएगी। हाँ, नेक्सस वुड्स का स्टॉक मार्केट में शेयर ऊपर जाते ही मेरा वो 20% का शेयर मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दीजिएगा। सुधीर टिम्बर्स तो अब इतिहास बन चुकी है। अब एक कंपनी कौड़ियों के भाव बिकेगी और इसे खरीदने वाले हम होंगे। यह सुनकर महिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके जिस्म में एक सिहरन दौड़ गई। सतीश, वो सतीश जिसे उसका पूरा परिवार मसीहा समझता था, जिसके लिए उसके ससुर रोए थे, वह इतना बड़ा आस्तीन का सांप निकला। उसी ने उनके पेटेंट की जानकारी नेक्सस वुड्स को बेची थी। महिमा ने तुरंत खुद पर काबू पाया। वह चुपचाप वहां से निकल गई और उसने सीधे राहुल को फ़ोन करके एक सुनसान कैफ़े में बुलाया। जब महिमा ने राहुल को सतीश की सारी बातें बताई तो राहुल गुस्से से लाल हो गया। मैंने कहा था ना महिमा, हमारी कंपनी में ही कोई गद्दार है। यह सतीश शुरू से ही बहुत मीठा बनता था। मैं अभी जाकर साले की हड्डी पसली तोड़ता हूँ और सच उगलवाता हूँ। नहीं राहुल, रुको। महिमा ने राहुल का हाथ पकड़कर रोका। गुस्से से काम खराब हो जाएगा। हमारे पास उसकी बातचीत का कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। कोर्ट में हमारी बात कोई नहीं मानेगा। हमें सबूत चाहिए। अगर हम सतीश को सीधे पकड़ेंगे तो वह मुकर जाएगा और सतर्क हो जाएगा। लेकिन राहुल का खून उबल रहा था। अगले दिन सुबह जब सतीश ऑफिस आया तो राहुल उसके केबिन में घुस गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। सतीश, राहुल ने गुर्राते हुए कहा, नेक्सस वुड्स से तुम्हें कितना पैसा मिला है हमारा आइडिया बेचने के लिए? और पेटेंट ऑफिस में तुमने क्या तिकड़म लगाई है? सब सच सच बताओ। सतीश पहले तो थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लाई। उसने अपने कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए बड़े ही घमंड से कहा, ओहो, तो छोटे वैज्ञानिक को पता चल ही गया। हाँ राहुल, मैंने ही वो आइडिया नेक्सस वुड्स को दिया था। और सुनो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे पास क्या सबूत है? कुछ भी नहीं। सतीश खड़ा हुआ और राहुल के करीब आकर फुसफुसाया, मैं सिर्फ तुम्हारा आइडिया नहीं खाया, मैं इस पूरी सुधीर टिम्बर्स को खा जाऊंगा। महिमा, तुम और तुम्हारी यह 2 कौड़ी की कंपनी बहुत जल्द सड़क पर आ जाओगे। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। जो करना है कर लो। राहुल ने सतीश की धमकी के बारे में महिमा को बताया। अब वह समझ चुके थे कि सतीश के खिलाफ कोई बड़ा और ठोस सबूत ढूंढना ही होगा। महिमा ने कहा, सतीश का एक बहुत ही पक्का दोस्त अविनाश है। अविनाश पहले हमारी कंपनी में ही अकाउंटेंट था, लेकिन सतीश ने कुछ महीने पहले उसे किसी बात पर निकाल दिया था। मुझे लगता है कि अविनाश को सतीश के काले कारनामों के बारे में जरूर कुछ न कुछ पता होगा। हमें उससे मिलना चाहिए। राहुल और महिमा ने अविनाश का पता निकाला। वह बनारस के बाहरी इलाके में एक छोटे से मकान में रह रहा था।
जब वे अविनाश के घर पहुंचे तो अविनाश उन्हें देखकर घबरा गया। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मुझे सतीश और सुधीर टिम्बर से कोई लेना देना नहीं है। अविनाश ने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। महिमा ने आगे बढ़कर अविनाश के हाथ जोड़े और रोते हुए कहा, अविनाश भैया, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। सतीश ने हमारे पूरे परिवार को तबाह कर दिया है। सौरभ चले गए, पापा बिस्तर पे हैं, कंपनी डूब रही है। अगर आपने सच नहीं बताया तो हम सब मर जाएंगे। मुझे पता है कि सतीश ने आपके साथ भी धोखा किया है। सतीश का नाम सुनकर अविनाश की आंखों में भी गुस्सा उतर आया। उसने एक ठंडी सांस ली और उन्हें अंदर बुलाया। महिमा जी, अविनाश ने बैठते हुए कहा, सतीश कोई इंसान नहीं, वो एक साक्षात शैतान है। आप लोग जिसे सिर्फ पेटेंट चोरी का गुनाहगार समझ रहे हैं, असल में उसकी साजिशें बहुत पुरानी और बेहद खौफनाक हैं। अविनाश ने जो खुलासा किया उसने महिमा और राहुल के होश उड़ा दिए। महिमा जी, सौरभ भाई की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी। अविनाश ने थरथराती आवाज में कहा। क्या? महिमा चिल्ला पड़ी। हाँ, अविनाश से कहा, उस रात सतीश ने ही जानबूझकर सौरभ भाई को फैक्ट्री जाने के लिए कहा था और उस हाईवे के मोड़ पर जिस ट्रक ने सौरभ भाई की कार को टक्कर मारी थी, उस ट्रक ड्राइवर को 5 लाख रुपए की सुपारी सतीश ने ही दी थी। सतीश को पता था कि जब तक सौरभ जिंदा है वह सुधीर टिम्बर्स पर कब्जा नहीं कर सकता। सौरभ भाई की मौत के बाद उसने जानबूझकर कंपनी के अकाउंट्स में हेरफेर की, ऑर्डर्स को कैंसिल करवाया और कंपनी को घाटे में दिखाया ताकि आप लोग पूरी तरह उसके मोहताज हो जाएं। अविनाश ने आगे बताया। और जहां तक राहुल के पेटेंट की बात है, सतीश ने पेटेंट विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी मिस्टर सिन्हा को 20 लाख रुपए की घूस खिलाई थी। मिस्टर सिन्हा ने राहुल की ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल को दबा दिया और नेक्सस वुड्स की फर्जी फाइल को बैक डेट में रजिस्टर करके उन्हें पेटेंट दिलवा दिया। मेरे पास सतीश और नेक्सस वुड्स के मालिक के बीच हुई पैसों की लेन देन की कुछ व्हाट्सएप चैट्स और उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स है जिससे ट्रक ड्राइवर को पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे। सतीश ने मुझे जब हिस्सेदारी देने से मना किया तो मैंने ये सबूत अपने पास सुरक्षित रख लिए थे। अविनाश ने अपनी अलमारी के लॉकर से एक पेन ड्राइव निकाली और राहुल के हाथ में दे दी। इसमें सारे सबूत हैं। सतीश को उसके पापों की सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। महिमा और राहुल उस पेन ड्राइव को लेकर तुरंत वकील मिस्टर शर्मा के पास पहुंचे। मिस्टर शर्मा ने जब वो सबूत देखे तो उनकी आंखों में चमक आ गई। यह जैकपॉट है। अब सतीश और नेक्सस वुड्स का बचना नामुमकिन है। मैं कोर्ट से एक इमरजेंसी हियरिंग की अपील करता हूँ। अगले ही दिन कोर्ट में विशेष सुनवाई बुलाई गई। सतीश और नेक्सस वुड्स के मालिक अपने वकीलों के साथ बहुत ही बेफिक्र होकर आए थे। उन्हें लग रहा था कि आज केस का आखिरी दिन है और वे जीत जाएंगे। कार्रवाई शुरू होते ही मिस्टर शर्मा खड़े हुए। माय लॉर्ड, इस केस में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। हमारे पास कुछ ऐसे नए सबूत हैं जो यह साबित करते हैं कि यह मामला सिर्फ पेटेंट उल्लंघन का नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी कारपोरेट साजिश, भ्रष्टाचार और हत्या का मामला है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। सतीश के चेहरे का रंग उड़ गया। मिस्टर शर्मा ने कोर्ट के प्रोजेक्टर पर सारे सबूत दिखाना शुरू किए। सबसे पहले उन्होंने सतीश और पेटेंट अधिकारी मिस्टर सिन्हा के बीच कॉल रिकॉर्डिंग्स और पैसों के लेन देन के स्क्रीनशॉट दिखाए। इसमें साफ दिख रहा था कि कैसे 20 लाख रुपए देकर राहुल की फाइल को दबाया गया था। इसके बाद मिस्टर शर्मा ने वो सबसे बड़ा बम फोड़ा जिसने सबको झकझोर दिया। उन्होंने कोर्ट में उस ट्रक ड्राइवर का कबूलनामा पेश किया जिसे पुलिस ने अविनाश के दिए सुरागों के आधार पर पिछली रात ही गिरफ्तार कर लिया था।
ड्राइवर ने साफ साफ कहा कि सतीश ने उसे सौरभ की कार को उड़ाने के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। जज ने बेहद गंभीर होते हुए कहा, यह अदालत इन सबूतों को देखकर स्तब्ध है। कोर्ट ने तुरंत फैसला सुनाया। राहुल और सुधीर टिम्बर्स के पेटेंट को तुरंत वैध घोषित किया जाए और नेक्सस वुड्स के पेटेंट को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। नेक्सस वुड्स कंपनी पर 50 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया जाता है, जो हर्जाने के रूप में सुधीर टिम्बर्स को दिया जाएगा। साथ ही नेक्सस वुड्स का बिजनेस लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किया जाता है। सतीश, पेटेंट अधिकारी मिस्टर सिन्हा और नेक्सस वुड्स के मालिक को भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और सतीश को सौरभ की हत्या की साजिश रचने के जुर्म में तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन पर मर्डर का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। फैसला सुनते ही पुलिस ने कोर्ट रूम के अंदर ही सतीश को हथकड़ियां पहना दी। सतीश ने रोते हुए महिमा की तरफ देखा, लेकिन महिमा की आंखों में अब उसके लिए सिर्फ नफरत थी। महिमा और राहुल की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू जीत और न्याय के थे। सौरभ की आत्मा को आज जाकर शांति मिली थी। इस बड़ी जीत के बाद सुधीर टिम्बर्स की किस्मत पूरी तरह से बदल गई। कोर्ट से मिले 50 करोड़ रुपए के हर्जाने से महिमा ने कंपनी के सारे कर्ज चुका दिए। राहुल का एआई बिना बिजली वाला दरवाजा जब आधिकारिक रूप से मार्केट में लॉन्च हुआ तो उसने पूरे देश में धूम मचा दी। बड़े बड़े बिल्डर्स, होटल्स और सरकारी प्रोजेक्ट से उन्हें लाखों के ऑर्डर्स मिलने लगे। सुधीर टिम्बर्स और राहुल की नई पार्टनरशिप कंपनी फ्यूचर गेट्स देश की टॉप कंपनियों में शुमार हो गई। महिमा ने अब कंपनी को पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से संभालना शुरू कर दिया था। सुधीर जी भी न्याय मिलने के बाद काफ़ी स्वस्थ हो गए थे और अपनी बहू की कामयाबी देखकर उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। कंपनी के सफल होने के बाद राहुल ने महिमा को फिर से उसके पुराने सपने की याद दिलाई। राहुल के कहने पर महिमा ने दोबारा मॉडलिंग शुरू की। अब वह शौकिया तौर पर बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए रैंप वॉक करती थी। राहुल हमेशा फ्रंट रो में बैठकर उसके लिए तालियां बजाता था। महिमा को धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि राहुल बिल्कुल सौरभ जैसा ही है। वही साफ दिल, वही बड़ा विजन, वही सपोर्टिव नेचर। एक शाम बनारस के उसी घाट पर जहां से यह कहानी शुरू हुई थी, राहुल और महिमा टहल रहे थे। सूरज ढल रहा था और गंगा की आरती की आवाज़ें गूंज रही थी। राहुल ने अचानक रुककर महिमा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसने महिमा की आंखों में देखते हुए कहा, महिमा, जब मैं पहली बार तुमसे दिल्ली में मिला था तब से लेकर आज तक तुमने मेरा हर मोड़ पर साथ दिया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम अपनी ज़िंदगी का अगला सफ़र मेरे साथ बिताओगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? महिमा एक पल के लिए ठिठक गई। उसने अपना हाथ धीरे से छुड़ाया और उदास होकर कहा, राहुल, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं इस बारे में नहीं सोच सकती। मेरे ऊपर पापा और मम्मी, सौरभ के माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मेरी ज़िंदगी अब सिर्फ उनके लिए है। राहुल मुस्कुराया और उसने दोबारा महिमा का हाथ थामा। महिमा, मैंने तुमसे कब कहा कि तुम उन्हें छोड़ दो? मेरी इस दुनिया में कोई फैमिली नहीं है। मैं अनाथ हूँ। अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हारे घर का दामाद नहीं बल्कि उस घर का दूसरा बेटा बनकर आऊँगा। मैं सुधीर जी और माँ की सेवा बिल्कुल सौरभ की तरह करूँगा। वे आज से मेरा भी परिवार हैं। राहुल की इस निस्वार्थ और खूबसूरत बात को सुनकर महिमा के सब्र के बांध टूट गए। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने आगे बढ़कर राहुल को गले से लगा लिया।
जब वे घर लौटे और सुधीर जी व महेंद्र को इस बारे में पता चला तो दोनों बुजुर्गों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुधीर जी ने राहुल को गले लगाया और कहा, बेटा, भगवान ने मेरा एक बेटा छीना था, लेकिन उसने रूप बदलकर मुझे मेरा दूसरा बेटा वापस भेज दिया। कुछ ही दिनों बाद दोनों परिवार की सहमति से महिमा और राहुल की शादी बेहद सादगी से एक मंदिर में संपन्न हो गई। राहुल ने अपना वादा निभाया और उस परिवार का सच्चा सहारा बना। महिमा के जीवन का जो सफ़र दुखों और गद्दारी की छांव से शुरू हुआ था, वह अब ईमानदारी और न्याय और सच्चे प्यार की रोशनी में जगमगा रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह महिमा और राहुल और सौरभ के न्याय की यह दिल छू लेने वाली कहानी? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिंदगी के सफ़र में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, चाहे अपने ही क्यों न गद्दार बन जाएं, लेकिन अगर आप सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर टिके रहते हैं तो जीत हमेशा आपकी ही होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कोई अच्छी सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सफ़र से सीख को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि कहानी का कौन सा ट्विस्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सफ़र और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।